अमेरिका और ईरान, ये दो देश दशकों से एक टकराव के रास्ते पर हैं। लेकिन अब ये संघर्ष एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे देश एक ही जंग में सीधे सीधे शामिल हो गए हैं। इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। तो जमीन पर अभी चल क्या रहा है? सच कहूं तो ये पूरा इलाका इस वक्त आग की लपटों में है। जरा हाल की घटनाओं पर एक नजर डालिए। ईरान ने 12 से भी ज्यादा देशों में ठिकानों पर हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका और इजराइल ने सीधे ईरान के टॉप लीडर्स को निशाना बनाया है। सऊदी अरामको पर हमला हुआ, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा। और तो और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े जैसे बड़े मिलिट्री बेस पर भी हमला किया गया है। यहां तक कि न्यूक्लियर साइट्स भी अब सुरक्षित नहीं हैं। ये सब देखकर एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि ईरान, जो कभी मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे खास दोस्त हुआ करता था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। चलिए 70 साल पुरानी एक ऐसी कहानी को समझते हैं जिसने इस दुश्मनी के बीज बोए थे। कहानी शुरू होती है 1951 में। ईरान में लोगों ने अपनी सरकार चुनी थी और प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसादेक। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया, मतलब उसे देश की संपत्ति घोषित कर दिया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो 1993 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। मोसादेक की सरकार गिरा दी गई और उनकी जगह अमेरिका के वफादार शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। बस इसी घटना ने ईरान में डेथ टू अमेरिका वाली भावना को जन्म दिया। और इसी तख्ता पलट ने एक ऐसी क्रांति की नींव रखी जिसने इस इलाके की पूरी तस्वीर ही बदल दी। फिर आया साल 1979। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अमेरिका के चहेते शाह को उखाड़ फेंका गया। सत्ता में आए आयतुल्ला खुमैनी और बस एक झटके में ईरान, जो अमेरिका का दोस्त था, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अमेरिका ने जो दशकों तक बिसात बिछाई थी, वो एक ही झटके में उलट गई। क्रांति के बाद ईरान ने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई, जिसे वो कहते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब वो सीधे सीधे जंग नहीं लड़ता। इसके बजाय वो पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्ला, हमास और हूतियों जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। ये ग्रुप्स अमेरिका और इजराइल के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। इसे एक तरह की फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन और दबदबे की नहीं है। इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं: न्यूक्लियर हथियार और पेट्रो डॉलर। पर यह मामला सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है? इसका जवाब छिपा है अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल दबदबे में। देखिए, हुआ ये कि 1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। फिर 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की कि दुनिया में सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बिकेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि जिस भी देश को तेल खरीदना है, उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ेंगे। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती है और तेल से कमाया गया ये सारा पैसा, जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं, घूम फिरकर वापस अमेरिकी इकोनॉमी और मिलिट्री में ही लग जाता है। और बस यहीं पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाता है। सोचिए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो वो बिना किसी डर के अपना तेल दूसरी करेंसी में बेचना शुरू कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। इसीलिए ईरान का न्यूक्लियर पावर बनना अमेरिका के लिए एक रेड लाइन है। और मजे की बात तो यह है कि 1950 के दशक में खुद अमेरिका ने ही ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। लेकिन 1979 की क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। फिर 2002 में ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चला। 2015 में इसे रोकने के लिए एक डील हुई, लेकिन 2018 में अमेरिका उस डील से बाहर निकल गया। और अब आलम यह है कि ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जो कि हथियार बनाने के बहुत करीब है। तो चलिए वापस आज के दौर में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक ऐसा देश जो मिलिट्री के मामले में अमेरिका से कहीं ज्यादा कमजोर दिखता है, वो उसे इतनी असरदार टक्कर दे पा रहा है। ईरान का एक शहीद अटैक ड्रोन, इसकी कीमत पता है कितनी है? करीब करीब $2000। ये बहुत ही सस्ता है और इसे बहुत बड़ी तादाद में बनाया जा सकता है। और अब इसे देखिए, इसी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने वाली एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल, इसकी कीमत है $40 लाख से भी ज्यादा। ये जो पैसों का इतना बड़ा फर्क है ना, यही ईरान की स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा है।
तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तरह की फौजों की कहानी है। एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी जिनके हथियार बहुत हाईटेक और बेहिसाब महंगे हैं, और दूसरी तरफ है ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जो सस्ते, ज्यादा संख्या वाले हथियारों और एक डिसेंट्रलाइज्ड कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ईरान को अपने पहाड़ी इलाका का भी बहुत फायदा मिलता है। ईरान अपनी लोकेशन का फायदा उठाकर अपने दुश्मनों की दुखती रग पर हाथ रखता है। वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की धमकी देता है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वो खाड़ी देशों के उन प्लांट्स को निशाना बना सकता है जो समंदर के पानी को पीने लायक बनाते हैं। वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके उनकी सुरक्षा की गारंटी को कमजोर कर सकता है। यहां तक कि वो समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स को भी निशाना बना सकता है। और ईरान की एक और बहुत चालाक स्ट्रैटेजी है, मोज़ेक डॉक्ट्रिन। इसका मतलब समझिए, अगर किसी हमले में ईरान का टॉप लीडरशिप मारा जाता है तो देश अपने आप 31 अलग-अलग कमांड में बढ़ जाएगा, और हर कमांड को यह अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से जवाबी हमला करें। ये एक तरह का फेल सेफ सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हमला होने पर जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था, और ये बात बहुत मशहूर हुई, कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। ये बात उन अमेरिकी सहयोगियों की मुश्किल को दिखाती है जो इस लड़ाई के बीच में फंस गए हैं। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, एक ऐसी जंग जिसमें कोई भी साफ तौर पर जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। उस जंग की कीमत बाकी दुनिया को क्या चुकानी पड़ेगी?